हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चीफ शेंसू मास्टर लू से कहते हैं तुमने बहुत ही गलत किया है, इसी वजह से तुम्हें सजा दी जाएगी और टाइजी सेक्टर के सारे रिसोर्सेज को आधा बांटा जाएगा। मास्टर लू से कहते हैं ठीक है, मैं रिसोर्सेज को बांटने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे तरीके से रिसोर्सेज को बांटा जाएगा, ऐसे में तुम्हें आधे रिसोर्सेज नहीं दे सकता। मास्टर शेंसू से कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है कि तुमने रिसोर्सेज को बांटने के लिए पहले से कोई तरीका सोचा हुआ है। मास्टर शेंसू आपस में सोच रहे होते हैं इनको ज्यादा हार्ड पुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 सेक्टर है, किसी वक्त भी हमारे पर अटैक कर सकते हैं और फिर हो सकता है कि हमें आधा हिस्सा भी ना मिले। मास्टर लू से कहते हैं जैसा कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है हमारा जैन कंट्री अब एक जैन काउंटी बन गया है। हमारे पास सिर्फ 4 सेक्टर्स, 3 फैमिलीज और कुछ ब्रॉन्ज फैमिलीज बची हैं, यानी कि टोटल 8 फोर्सेज हैं जो कि पूरे जैन काउंटी में हैं और हमारी सारी फोर्सेज मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसलिए हमारी हर एक फैमिली में से 10 लोग जाएंगे एक कंपटीशन में। हम लोग इस कंपटीशन को रिसोर्सेज को बांटने के लिए यूज करेंगे। इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसे रिसोर्सेज मिलेंगे। इस तरह जो फर्स्ट नंबर पर आएगा उसे 30% रिसोर्सेज मिलेंगे और उसके बाद 5% कमी होगी, यानी कि सेकंड नंबर वाले को 25% और थर्ड वाले को 20%। चीफ शेंसू भी उसकी बात सुनकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं इनका प्लान तो बहुत ही जबरदस्त है। सिर्फ टॉप 5 ही ऐसे होंगे जिनको रिसोर्सेज मिलेंगे, जबकि बाकी के सारे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर 8 अपने 10 डिसाइपल्स को इस कंपटीशन में बेचने वाले हैं। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर का कोई भी डिसाइपल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो बहुत ही आसानी के साथ इस पोजीशन पर आ सकता है और टियांजी सेक्टर के सारे रिसोर्सेज यानी कि 30% उसके हाथ चले जाएंगे। मास्टर लू मास्टर शेंसू से कहते हैं अब जल्दी से बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। तुम लोगों ने मैजिकल रिवर में अपने बहुत ही स्पेशल बच्चों को भेजा था, इस बार हम लोग अपने स्पेशल बच्चों को इस कंपटीशन में बेचने वाले हैं। चलो देखते हैं कि तुम हमारे साथ कम्पीट कर पाते हो या नहीं। मास्टर शेंसू से कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम लोग तुम्हारे इस मशवरे को मान लेते हैं। जब तक हमारा ये कंपटीशन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हमारे काउंटी के मजिस्ट्रेट यानी कि हाउ जैन टियांजी सेक्टर को सील कर देंगे। कंपटीशन वाले दिन ही इसको ओपन किया जाएगा। मास्टर लू को उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मास्टर लू कहते हैं लगता है इसका शुरू से यही प्लान था, ये मेरे टियांजी सेक्टर के रिसोर्सेज को पहले से बांटना चाहता है। मास्टर शेंसू सोच रहे होते हैं हालांकि शूटिंग सन सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे जीनियस हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है जबकि मेरे पास मिंग और लैंसू जैसे स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों के होते हुए हमारे रेड सन सेक्टर को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। मास्टर शेंसू मास्टर लू के साथ निपटने के बाद मास्टर रैन से कहते हैं मास्टर रैन ने शूटिंग सन सेक्टर वालों के साथ मिलकर पिट सेक्टर और डेविएशन सेक्टर वालों पर अटैक किया है, इसकी वजह से अब तुम्हें भी सजा दी जाएगी। मास्टर लू की सजा तो तय हो चुकी है। मास्टर जॉन रैन उसे कहते हैं अब तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे कौन सी सजा दी जाएगी। मास्टर शेंसू से कहते हैं जैसा कि तुम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारा ये जैन स्टेट अब एक काउंटी बन चुका है और काउंटी बनने के नाते हमें हर साल किंग लॉन्ग डायनेस्टी को टैक्सेस देने हैं और तुम्हारी फैमिली को भी देने पड़ेंगे। तुम्हारी फैमिली को देखते हुए लगता है कि हर साल तुम्हें 1 लाख मार्शल कॉइन्स का टैक्स देना पड़ेगा और मैंने तुम्हारी सजा को डिसाइड कर लिया है। अब जबकि हमारे जैन काउंटी के लिए बहुत ही कम पैसा बचा है, हमारे काउंटी को बनाने के लिए और इसकी तरक्की के लिए बहुत सारे मार्शल कॉइन्स की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अगले 100 साल के टैक्सेस को एडवांस में भर दो। मास्टर रैन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 100 साल के टैक्सेस पहले से भर दूं, ये तो 10 मिलियन मार्शल आर्ट्स कॉइन बनेंगे। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतने ज्यादा मार्शल आर्ट्स कॉइन्स हैं? अभी कुछ दिन पहले तो मैंने 50 मिलियन मार्शल आर्ट्स कॉइन तुम लोगों को दिए थे। मास्टर शेंसू से कहते हैं अभी तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि अभी अपने 100 साल के टैक्सेस को भर दो। अगर किंग लॉन्ग डायनेस्टी के रूल्स को फॉलो किया जाए तो तुम्हें बहुत ज्यादा पोल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में और तुम्हें अपनी फैमिली के हर मेंबर का, बीवी का, बच्चे का और साथ ही तुम्हारे पास जितने भी गर्लफ्रेंड्स हैं उन सभी का भी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा बनता है। मास्टर रैंस उनकी बात सुनते ही घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, 100 साल का टैक्स देने को तैयार हूँ। साथ ही वो सोच रहे होते हैं ऐसे तो मेरी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, अगर उन सभी का टैक्स देने लग जाऊँ तो मेरे पास तो बहुत सारा बन जाएगा, हमारा टैक्स तो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद कहने वाला कहता है मिंग और मास्टर ने फैंटास्टिक डेविएशन में जितने भी बाकी के दिन गुजारे उसमें मिंग को फैंटास्टिक डेविएशन सेक्टर वालों ने अपने एल्डर के तौर पर ट्रीट किया और मिंग ने उन्हें केओस सूत्रा के बारे में बहुत कुछ बताया और साथ ही उन्हें ये स्पेशल आर्ट भी सिखाई। यहाँ से फारिग होने के बाद मिंग सीधा रेड सन सेक्टर के पास एक छोटे से गांव में गया, जहाँ पर उसकी फैमिली की जितनी भी औरतें बची हुई थी, यानी कि ज़ाओबी और बाकी की सारी बूढ़ी औरतें, उन्होंने वहाँ पर एक दुकान खरीद ली और अपने आप को वहाँ पर सेटल कर लिया है। मिंग उन सब के पास भी गया और उनको देख कर आया। फिर मिंग वहाँ से कैपिटल की तरफ जाता है, जहाँ पर सड़कों के ऊपर सारे के सारे साइन बोर्ड भी चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि मिंग जब डेविएशन सेक्टर में था तब पीछे से जैन स्टेट को जैन काउंटी बना दिया गया और जैन काउंटी बनने की वजह से यहाँ पर जितने भी रोड साइंस है वो सब भी चेंज कर दिए गए हैं और नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और महल के ऊपर जहाँ पर
जैन पैलेस लिखा हुआ था वहाँ पर जैन काउंटी लिख दिया गया और छोटे प्रिंस ने भी अपने क्राउन प्रिंस की जिम्मेदारियों को छोड़कर एक मैजिस्ट्रेट बन गया है, यानी कि वो जैन काउंटी का शेरिफ बन गया है। मैजिस्ट्रेट बनने के बाद जैन हाउ ने अपने सारे लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया और उसने अगले 3 साल के सारे टैक्सेस को माफ कर दिया, जिससे सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही उनके लिए एक बड़ी सी दावत का भी इंतजाम किया गया, जहाँ पर उन सभी लोगों ने पेट भर कर खाना खाया। जबकि मास्टर रैन इस बात से जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे टैक्सेस की छूट उनको मास्टर रैन की वजह से दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने अगले 100 साल के टैक्सेस मास्टर रैन से ले लिए हैं। साथ ही हांग फैमिली की ट्रेजरी को भी खाली कर दिया गया है। नेक्स्ट सीन जैन काउंटी के स्टडी हॉल का दिखाया जाता है। इससे पहले इंपीरियल फैमिली का स्टडी हॉल कहा जाता था। जैन हाउ अपने स्टडी रूम में बैठा होता है। मिंग उसके पास आता और कहता है, जब मैं तुम्हारे पास महल की तरफ आ रहा था तो रास्ते में कोई भी मुझे पुराना साइन नजर नहीं आया, लगता है कि सब कुछ हटा दिया गया है। जैन हाउ मिंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, ब्रदर मिंग, तुम वाकई में जहाँ पर आ गए हो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन तुम तो डेविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग कर रहे थे। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, हाँ मैं पिछले कुछ दिनों से डेविएशन सेक्टर में ही था। मैं भी तुमसे मिलने के लिए आना चाहता था, लेकिन मैं इस बात से टेंशन फ्री था क्योंकि तुम अब एक जैन काउंटी के मैजिस्ट्रेट बन चुके हो और कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा और न ही कोई अब तुम पर अटैक कर सकता है। इसी वजह से मैं काफी ज्यादा रिलीव्ड हूँ। जैन हाउ थोड़ा सा पीछे हटता है और उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है, पहले मैं एक क्राउन प्रिंस था, इसी वजह से तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता था रॉयल फैमिली होने की वजह से, लेकिन अब मैं इस शहर का एक मैजिस्ट्रेट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सामने झुक सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। जैन हाउ से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंटी ने कहा है कि अगर ब्रदर मिंग मेरे साथ नहीं होता तो मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ का मैजिस्ट्रेट बन पाया हूँ। सबके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जैन हाउ हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देता है, जबकि उसी वक्त मिंग की बॉडी के अंदर जो मैरिज स्टाइल होता है वो फिर से हिलना शुरू हो जाता है और उसमें एक जबरदस्त घंटा बजता है और साथ ही उसे कहा जाता है, तुमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। तुम्हारे रिवार्ड के तौर पर 1 लाख मेरिट पॉइंट्स तुम्हें दे दिए गए हैं। मिंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। हाउ जैन से कहता है, ब्रदर मिंग, लास्ट टाइम मार्किस अंकल ने कहा था मेरे लिए एक इन्विटेशन आया है किंग लॉन्ग अकेडमी से। वो लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर स्टडी करूँ अगले 10 साल तक। ब्रदर मिंग, क्या तुम्हें किंग लॉन्ग अकेडमी के बारे में पता है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर स्टडी करना चाहिए या नहीं? मिंग उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि किंग लॉन्ग अकेडमी इस पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट अकेडमी है, तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए और जाकर अपनी स्टडी को कंप्लीट करो। मिंग सोच रहा होता है, मैं डोंकी अकेडमी में जाकर इसलिए तो स्टडी करना चाहता हूँ ताकि किंग लॉन्ग अकेडमी में जा सकूँ। मुझे नहीं लगा था कि मेरा छोटा हाउ जैन मुझसे पहले वहाँ पर चला जाएगा। हाउ जैन से कहता है, तो इसका मतलब फिर मुझे रेडी होना पड़ेगा किंग लॉन्ग अकेडमी में जाने के लिए। और साथ ही वो अपने पास से एक बैज निकालता है। वो बैज एक लॉ एनफोर्सर का होता है। वो उसे कहता है, तुमने लास्ट टाइम कहा था कि तुम इस जैन काउंटी के पहले इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बनना चाहते हो। मैं तुम्हें लॉ एनफोर्सर का बैज दे रहा हूँ। इस बैज की मदद से इस पूरे जैन काउंटी में मेरे बाद तुम्हारा ओहदा होगा, यानी कि मेरे बाद तुम ही सारे फैसले ले सकते हो। सिविल और मिलिट्री वाले भी तुम्हारे इस टोकन को देखकर तुम्हारी बात मानेंगे। तुम्हारे अंडर जितने भी लॉ एनफोर्सर आते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। मिंग से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। मैं अपनी इस नई जिम्मेदारी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करूंगा। जैन हाउ हंसते हुए से कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरी जितनी भी हेल्प की है ये तो उसके लिए बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है। जैन हाउ से कहता है, खाने का टाइम हो चुका है, क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहोगे? मिंग से कहता है, नहीं, फिर किसी वक्त। मैं आज ही डेविएशन सेक्टर से वापस आया हूँ और तुम्हारी भाभी से मिले हुए मुझे काफी दिन हो गए हैं। मुझे उसके साथ भी जाकर ढेर सारी बातें करनी है, इसलिए मैं रेड सन सेक्टर में वापस जा रहा हूँ। फिर रेड सन सेक्टर की तरफ मिंग वापस चला जाता है। मिंग बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होता है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रेड सन सेक्टर की तरफ जा रहा होता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मुझे 1 लाख मेरिट पॉइंट्स मिले हैं जिन्हें मैं 1 लाख मार्शल कॉइन्स में चेंज करवा सकता हूँ। और साथ ही मैंने केओ सूत्रा को भी सीख लिया है। बहुत सारी अरे फॉर्मेशन भी मुझे बनाना आ गई हैं। लगता है कि अपने सारे पैसों से मुझे कुछ नए इक्विपमेंट खरीदने चाहिए। उसी वक्त मिंग बाहर निकलती है और मिंग से कहती है, मास्टर, मैंने आपसे कहा भी था कि आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इक्विपमेंट्स जंग में आपका साथ छोड़ सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स किसी वक्त भी धोखा दे सकता है और टूट सकता है, लेकिन आपकी बॉडी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। मिंग से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे भी इस बार के कंपटीशन में हम लोग इन वेपन्स को यूज नहीं कर सकते, ना ही कोई हाई ग्रेड का वेपन, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ के भरोसे ही वहाँ पर काम करना पड़ेगा और सभी को हराना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस कंपटीशन में हथियार यूज करने की इजाजत होती तो सारे के सारे सेक्टर लीडर्स कहीं ना कहीं से हाई ग्रेड के वेपन्स ले आते और अपने स्टूडेंट्स को दे देते। मिंग चलता हुआ रेड सन सेक्टर के गेट में पहुंचता है। गेट में जो 2 लोग खड़े होते हैं वो भी झुककर उसे ग्रीटिंग्स कहते हैं, लेकिन मिंग तो अपने ख्यालों में खोया होता है। वो आगे की तरफ चलता जा रहा होता है। मिंग सोच रहा होता है, आज से पहले मैंने मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स के साथ भी फाइट की है, लेकिन उस वक्त मेरे पास मेरी ड्रैगन आर्मर वाली स्वर्ड और साथ ही मेरे पास मेरे महंगे इक्विपमेंट्स थे।
थे। इनकी वजह से उनसे फाइट करने में मुझे जरा भी डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के बगैर मैं क्या करूँगा। फाइट में ना तो हम लोग आर्मर यूज कर सकते हैं और ना ही वेपन्स को यूज कर सकते हैं। मिंग कहता है हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे मार्शल आर्ट्स के वॉरियर्स आए जिनका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा हाई हो, और जिसका लेवल हाई होता है वो अपने से लो लेवल वाले मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर को बहुत ही आसानी से मार सकता है। मिंग अपनी इस सोच में आगे की तरफ चलता जा रहा होता है। वहीं पर पीछे दो लड़के खड़े होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। ब्रदर मिंग वापस आ गए हैं, लेकिन ये जरा भी परेशान नहीं लग रहा। लगता है कि इसे अभी तक लेंसू के बारे में नहीं पता। मिंग के कान में जैसे ही लेंसू का नाम पड़ता है, मिंग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और कहता है लेंसू, यहाँ पर किसने लेंसू का नाम लिया? क्या हुआ? लेंसू के साथ क्या हुआ है? लेकिन वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही हमें तुम्हें कुछ बताना है। अब उनकी इस हरकत की वजह से मिंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब यहाँ पर हो क्या रहा है? आखिर मेरी लेंसू के साथ क्या हुआ है? और यहीं पर हमारी एपिसोड 75 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग रेड सन सेक्टर में वापस आ जाता है। वहीं पर तो लड़के बातें कर रहे होते हैं कि ये परेशान क्यों नहीं लग रहा, लगता है इसे लेंसू के बारे में नहीं पता। मिंग उन दोनों से पूछता है क्या हुआ है, आखिर मेरी लेंसू का नाम तुमने क्यों लिया? वो दोनों ही लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मिंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आहिर जी लेंसू के बारे में क्यों बात कर रहे थे, लेंसू के साथ क्या हुआ? वहीं पर मास्टर गांगसन आते हैं। मिंग एल्डर गांगसन से कहता है एल्डर गांगसन, जहाँ पर चल क्या रहा है? मैंने सुना है कि लेंसू के साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है मुझे भी बताएं। एल्डर गांगसन उसे कहते हैं ये सब कुछ मास्टर सन गांग की वजह से हो रहा है, क्योंकि मास्टर सन गांग की साइड पर बहुत सारे एल्डर्स हैं हमारे रेड सन सेक्टर के, और वो सारे मिलकर मास्टर शेंजू को उनकी चीफ की पोजीशन से हटाना चाहते हैं और मास्टर सन गांग को नया चीफ बनाना चाहते हैं। मिंग भी पास उनका बहुत ही हैरान होता है और चिल्लाकर कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे चीफ ने 4 बड़े सेक्टर्स को अपने रेड सन सेक्टर के साथ मिक्स किया है, इससे हमारे रेड सन सेक्टर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे चीफ ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, ऐसे में सन गांग वहाँ पर आकर ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? बाकी के सारे लीडर्स इस बात के लिए मान गए। क्या उन्हें नहीं लगता कि चीफ ने हमारे सेक्टर के लिए बहुत कुछ किया है, फिर वो उनको चीफ की पोजीशन से कैसे हटा सकती हैं? ऊपर से लेंसू का क्या मसला है, आखिर से लेंसू इस सब में कैसे पड़ गई? मास्टर गांगसन से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बात करना ठीक होगा, मेरे साथ स्टडी रूम में आओ, वहाँ पर मैं तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। मास्टर गांगसन उसे अपने स्टडी रूम में ले जाते हैं और उसे वहाँ पर बिठाकर कहते हैं ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। मास्टर गांगसन उसे कहते हैं मैं तुम्हें मास्टर सन गांग की बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि वो भी एक इनर डिसाइपल हैं, जो कि बाद में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन के बाद एक इनर एल्डर बन गए, बिल्कुल मेरी ही तरह। लेकिन उनकी एज हमारे नए चीफ से बहुत ज्यादा है, यानी कि मास्टर शेंजू से बहुत ज्यादा है, और साथ ही तुम्हारे मास्टर यानी कि मास्टर गाओ फेंगजियान से भी ज्यादा है। अपने वक्त में मास्टर सन गांग बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी एक इनर डिसाइपल से एक एलिट डिसाइपल बन गए। सारे के सारे लीडर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, यहाँ तक कि इतनी अफवाहें उड़ने लगी थी कि मास्टर सन गांग को ही हमारे रेड सन सेक्टर का नया चीफ बनाया जाएगा। और ये उस वक्त की बात है जब हमारे मास्टर शेंजू और मास्टर गाओ फेंगजियान वो दोनों ही आउटर डिसाइपल हुआ करते थे। इनकी पावर्स में बहुत बड़ा गैप था, लेकिन उन्हीं दिनों की बात है कि वहाँ पर मैजिकल रिवर एरिया ओपन हुआ। मास्टर गाओ फेंगजियान और मास्टर शेंजू दोनों ही मैजिकल रिवर एरिया के अंदर चले गए, और यही वजह थी कि वो दोनों बहुत ज्यादा फेमस हुए, क्योंकि वो दोनों वहाँ से जिंदा वापस आए थे और वहाँ से बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करने के बाद, जैसे कि तुम वहाँ से वापस आए हो और तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी तरह उन दोनों की वैल्यू भी वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जिनजैंग सेक्टर के एल्डर यहाँ पर आए और मास्टर गाओ फेंगजियान की एबिलिटीज को देखते हुए उन्हें अपने साथ अपने सेक्टर में ले गए, और फिर गाओ फेंगजियान यानी कि तुम्हारे मास्टर ने वहीं पर जिनजैंग सेक्टर में जाकर ट्रेनिंग की, क्योंकि मास्टर शेंजू यहीं पर रहे। और फिर वो वक्त आया जब हमारे रेड सन सेक्टर के लीडर अपनी पोजीशन को छोड़ रहे थे और उनकी पोजीशन पर नए चीफ को सिलेक्ट करने की बारी आई। तब सिर्फ 2 ही लोग थे, यानी कि मास्टर शेंजू साथ ही मास्टर सन गांग थे। दोनों के दरमियान में एक बहुत ही फियर्स कंपटीशन हुआ। बहुत सारे एल्डर मास्टर सन गांग की साइड पर थे, जिसकी वजह से मास्टर सन गांग का चीफ बनना तय था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मास्टर गाओ फेंगजियान अपने कुछ एल्डर्स के साथ वहाँ पर आए। गाओ फेंगजियान क्योंकि जिनजैंग सेक्टर के एक इनर डिसाइपल बन चुके थे, एक इनर एल्डर बन चुके थे, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। रेड सन सेक्टर और जिनजैंग सेक्टर के दोनों के ताल्लुकात को देखते हुए बाकी के जितने भी एल्डर्स थे उन सभी ने मास्टर शेंजू को अपना चीफ मान लिया। हालांकि इस बात को काफी अर्सा गुजर चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर सन गांग कभी भी इस बात को भूले हैं। वो हमेशा से रेड सन सेक्टर का चीफ बनना चाहते थे।
मैंने सुना है कि वो अपने बहुत सारे एल्डर्स को अपने साथ लेकर थर्ड प्रिंस की हेल्प करने के लिए गए थे। साथ ही उन्होंने हमारे फार्मर किंग को भी मार डाला, सिर्फ इसी मकसद के लिए थर्ड प्रिंस उनकी सपोर्ट करेंगे नए चीफ बनने के लिए। लेकिन छोटा प्रिंस वापस आ गया और पहले से ज्यादा पावरफुल होकर, और साथ ही हमारे जैन स्टेट को एक जैन काउंटी बना दिया गया, जिसकी वजह से मास्टर सन गांग का ये वाला प्लान भी फेल हो गया। मिंग कहता है, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि मास्टर सन गांग अपनी लास्ट चांस को आजमा रहे हैं, इस बार ओपनली आकर इसको चैलेंज कर रहे हैं कि वो पोजीशन की लीडर पर बैठना चाहते हैं। मिंग कहता है, मुझे मास्टर सन गांग की समझ नहीं आती, उन्होंने सिर्फ इस मकसद के लिए एक यानी कि चीफ की पोजीशन हासिल करने के लिए अपनी ट्रेनिंग को भी रोक दिया। अगर वो ट्रेनिंग करते रहते तो आज तक वो ब्रेक थ्रू करके बहुत ही आगे तक चले जाते, हो सकता है कि वो डोमिनेटर लेवल पर चले जाते, फिर उन्हें खुद ब खुद ही हमारे सेक्टर का चीफ बना दिया जाता। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मिस्टर शेंसू तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, फिर ये सारे के सारे एल्डर्स उनके खिलाफ क्यों हैं? मास्टर गॉन्गसन उसे कहते हैं, यही बात तो सभी को अच्छी नहीं लगती कि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, किसी का ज्यादा अच्छा होना भी कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। मास्टर शेंसू हमेशा ही अपने रेड सन सेक्टर के बारे में सोचते हैं और इसकी भलाई का सोचते हैं, और वो दूसरे सभी को गलत काम करने से रोकते हैं। जबकि सन गांग इनसे बहुत ज्यादा अलग है, वो लोगों को रिश्वत देने पर भी बिलीव करता है। इसी वजह से तो बहुत सारे एल्डर्स उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो किसी को भी रोकता टोकता नहीं है, वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास रेड सन सेक्टर में बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो कि कानून को फॉलो नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जो कि उन्हें मुकम्मल आजादी दे कि वो अपने बेनिफिट्स को हासिल कर सके। इसलिए हमारे बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो कि सन गांग की साइड पर हैं। यहाँ तक कि सन गांग ने वहाँ पर मेन हॉल में जाकर इतना भी कह दिया, उसने कहा कि अगर उसे पोजीशन नहीं मिलती चीफ की, वो सारे के सारे एल्डर्स को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाएगा, जिससे हमारी रेड सन सेक्टर की पावर बहुत ज्यादा कम रह जाएगी। मिंग कहता है, जैसा कि हमें अच्छी तरह से पता है कि कुछ ही दिन पहले 4 बड़े मेजर सेक्टर्स ने हमारे रेड सन सेक्टर को ज्वाइन किया है। अगर हमारे ज्यादातर एल्डर्स यहाँ से चले जाएंगे तो वो चारों के चारों सेक्टर्स हमारे रेड सन सेक्टर को निकल जाएंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। मास्टर गॉन्गसन उसे कहते हैं, इस बार मास्टर सन गांग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 20 साल है, इसका नाम सन बूहू है, और वो स्वर्ड पूल सेक्टर का एक इनर डिसाइपल है, और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है। इस बार उनका बेटा सन बूहू भी उनके साथ ही आया है। इसी वजह से अरे चीफ भी उनके साथ फाइट करने से घबरा रहे हैं कि स्वर्ड पूल वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग किसी पावरफुल सेक्टर के साथ पंगा नहीं ले सकते। तुमने पूछा था कि इस सबसे लेंसू का क्या ताल्लुक है, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सन बूहू जब मेन हॉल में आया तो उसकी नजर लेंसू के ऊपर पड़ी, और उसने वहाँ पर अनाउंस कर दिया कि वो लेंसू के साथ शादी करने वाला है। और साथ ही सन गांग भी मास्टर शेंसू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। वो चाहता है कि हम लेंसू को सन बूहू के हवाले कर दें ताकि वो उसके साथ शादी कर ले। ये बात सुनते ही मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लेंसू के बारे में इस तरह की बात करने की। मिंग उसी वक्त अपने पास से चार्म निकालता है जो कि एक मैसेज होता है। वो अपने मास्टर गाओ फेंगजियान से कहता है, मास्टर जल्दी से यहाँ पर रेड सन सेक्टर में आए, आपके स्टूडेंट को कोई बुली कर रहा है। जबकि नेक्स्ट सीन एक माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर गाओ फेंगजियान अपने ग्रैंड एल्डर के साथ बैठे चेस खेल रहे होते हैं। उसी ग्रैंड एल्डर से कहते हैं, फेंगजियान लगता है कि तुम इस बार हारने वाले हो। उसी वक्त मास्टर फेंगजियान की बॉडी के अंदर से वही चार्म निकलता है और उसमें से मिंग की आवाज आती है। मिंग उनसे कहता है, मास्टर आपके स्टूडेंट को कोई बुली कर रहा है, जल्दी से यहाँ पर आए। मास्टर फेंगजियान भी गुस्सा हो जाते हैं और अपने एल्डर से कहते हैं, एल्डर ये वही लड़का है जो कि मेरा स्टूडेंट है और साथ ही आपका भी स्टूडेंट है, वो आपका ग्रैंडसन की तरह है। क्या आप चाहते हैं कि कोई लड़का उसे बुली करता रहे? हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। और साथ ही मास्टर फेंगजियान वहाँ से उड़ जाते हैं और कहते हैं, मैं अगली बार वापस आऊंगा और फिर इस मैच को कंटिन्यू करूंगा। एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम इस गेम को खत्म करने के बाद भी तो जा सकते थे, मैं इस गेम को जीतने वाला था। ग्रैंड एल्डर के पास उनका एक ब्लैक रंग का बड़ा सा कुत्ता भी होता है। वो उनके पास आता है और कहता है, मास्टर फेंगजियान लगता है कि यहाँ से भागने के कोई बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि वो आपके साथ गेम ना खेल सके। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जरा इसे वापस तो आने दो, मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। ग्रैंड एल्डर उस कुत्ते से कहते हैं, जिसका नाम जनरल ही होता है, वो उसे कहते हैं, जनरल ही जल्दी से वहाँ पर जाओ, क्योंकि मैंने इस डिसाइपल को भी अपनी आंखों से नहीं देखा, जाकर उसे देखो और मुझे वापस आकर बताओ, और साथ उसके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट भी लेकर जाना। और साथ ही वो ब्लैकी भी वहाँ से उड़ जाता है। नेक्स्ट सीन रेड सन सेक्टर के इनर हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारे के सारे एल्डर्स इकट्ठे हुए हैं। मिंग वहाँ पर आते ही सभी को ग्रीटिंग्स देता है। लेंसू से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मास्टर गॉन्गसन उसे कहते हैं, हम सारे एल्डर्स यहाँ पर जमा हुए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर बात करने के लिए। तुम तो सिर्फ एक इनर डिसाइपल हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? चीफ चिल्लाकर उसे कहते हैं, हम इस लड़के को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, हमने आजकल जो कुछ भी हासिल किया है, वो सब कुछ मिंग की वजह से हुआ है। तुम कौन होते हो इसे यहाँ से बाहर निकालने वाले? इसने हमारे सेक्टर के
लिए जितना कुछ भी किया है वो तुमसे तो ज्यादा ही है। किसी को यहाँ से जाना चाहिए तो वो तुम्हें जाना चाहिए। मिंग आगे की तरफ बढ़ता है। सन वूहू उसका रास्ता रोकता और कहता है, क्या तुम ही वो मिंग जी हो जो कि मेरी लेंसू के पीछे है? लेकिन मिंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे इग्नोर करते हुए सीधे कुर्सी की तरफ चला जाता है। यहाँ पर लेंसू बैठी होती है। मिंग जाते ही जाकर लेंसू को उठा लेता है और कुर्सी के ऊपर खुद बैठ जाता है और लेंसू को अपनी झोली में बिठा लेता है। मिंग लेंसू से कहता है, लेंसू ये बंदा कौन है? मैं इस बंदे को क्यों नहीं जानता और ये तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? लेंसू भी उसके साथ और भी ज्यादा चिपक जाती है और उसे कहती है, इसका नाम सन बोहू है और ये एल्डर गॉन्गसन का बेटा है, जो स्वर्ड पूल का एक स्टूडेंट भी है, इसलिए काफी ज्यादा अमेजिंग है। सन बोहू भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और चिल्लाकर मिंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एलीट डिसाइपल के सामने इस तरह का बिहेव करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सारे एल्डर्स के सामने इस लड़की को उठाकर अपनी झोली में बिठाने की? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? चलो जल्दी से लेंसू को छोड़ो। मिंग सन बोहू से कहता है, तुम क्यों भौंक रहे हो, जबकि हमारे सेक्टर लीडर को भी इस बात से कोई मसला नहीं है, चाहे मैं इसे गोद में बिठाऊं या फिर यहीं साहब के सामने किस कर दूं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कम से कम मैं तुम्हारे बाप की तरह तो नहीं हूँ जो कि यहाँ पर हमारे सेक्टर लीडर की पोजीशन को चोरी करने के लिए आया है। सन बोहू गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही हिम्मत है, लेकिन मेरी पावर्स को देखने के बाद देखते हैं कि तुम इस तरह की बकवास कर पाते हो या नहीं। मिंग उसकी पावर्स देखने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम तो मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर लेवल पर हो, जबकि मैं सिर्फ एक वॉरियर हूँ। मुझे नहीं लगा था कि स्वर्ड पूल वाले लोग इतने ज्यादा बेशर्म हैं। एक ग्रैंड मास्टर एक वॉरियर को पीटने को तैयार है, चाहे तुम कितने ही ज्यादा अमेजिंग क्यों ना हो, चाहे तुम किसी सेक्टर के स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन तुम इस मास्टर को नहीं हरा सकते। सन बोहू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपने आप को मास्टर कहने की? मास्टर शेंसू को अपने बाकी के इनर एल्डर से कहते हैं, अगर तुम्हें लगे कि मिंग उससे हार रहा है या फिर उसकी जान को खतरा हो तो उसी वक्त आगे बढ़ना और सन बोहू पर अटैक कर देना। और यहीं पर हमारी एपिसोड 76 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 77 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सन बोहू मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे भी उसके करीब पहुंचने लगता है, मिंग उसी वक्त अपनी टाइजी आर्ट और अपने क्यो सूत्रा दोनों को एक्टिवेट करता है और साथ ही क्योंकि उसे एरे फॉर्मेशन भी बनाना आ गई है, वो अपने पास से इकट्ठे 9 कॉइन्स निकालता है, मार्शल कॉइन्स, और उनको यूज करते हुए एक एरे फॉर्मेशन बनाता है। उसकी एरे फॉर्मेशन के साथ एक बड़ा सा हाथ बनता है जो कि सन बोहू को वहीं पर रोक लेता है और उसके ऊपर अटैक होता है। सन बोहू ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर है इसलिए उसकी पावर काफी ज्यादा है और वो उसके 9 मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स की पावर को भी रोक लेता है। जबकि देखने वाले एल्डर्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, इस लड़के ने एक साथ 9 मार्शल कॉइन्स को यूज किया है, लेकिन फिर भी इसकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। हालांकि हम लोग सिर्फ एक मार्शल कॉइन्स को यूज करते हैं तो हमारी बहुत सारी सोल एनर्जी जाया हो जाती है, लेकिन सन बोहू बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसने 9 मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स की पावर को अपनी पावर के साथ ब्लॉक कर लिया है। इसका मतलब वो भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जबकि मास्टर फेंगजियान भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं। मास्टर फेंगजियान कहते हैं, चाहे ये लोग कितनी ही तारीफें क्यों ना कर लें, मिंग मेरा सबसे ज्यादा बेहतर स्टूडेंट है। मिंग सिर्फ एक वॉरियर लेवल का स्टूडेंट है और उसने एक ग्रैंड मास्टर को ब्लॉक किया है। लेंसू जल्दी से उसकी झोली से नीचे उतर आती है और कहती है, पहले तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने वाली थी इस अटैक में, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है, तुम तो खुद ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी झोली से नीचे उतर जाती हूँ ताकि तुम आसानी के साथ उस पर अटैक कर सको और उसे हरा सको। सन बोहू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लड़का तो मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स को यूज कर रहा है, और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम कितनी बार मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स को यूज कर सकती हो, तुम तो सिर्फ एक वॉरियर हो, तुम्हारे पास इतने मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स कहाँ से आएंगे। मिंग फिर से अपनी कियो सूत्रा की आर्ट को एक्टिवेट करता है और अपनी एक और एरे फॉर्मेशन बनाता है जिसके अंदर वो बहुत सारे मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज कर रहा है। इस बार वो 9 की बजाय बहुत ज्यादा मार्शल कॉइन्स को यूज करता है। सन बोहू भी अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है और अपने आप को मार्शल कॉइन से प्रोटेक्ट करता है। सन बोहू से कहता है, लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ट्रैप करना चाहती हो। मिंग उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें ट्रैप करने वाला हूँ, मैं तो अटैक करने वाला हूँ। और साथ ही अपनी किलिंग अरे को एक्टिवेट करता है और वो सारे के सारे कॉइन्स उसके ऊपर एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल स्पाइक्स की तरह। क्योंकि सन बोहू भी उनके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है और उन सभी को रिपेल कर रहा होता है। एल्डर्स ये देखकर फिर से हैरान होते हैं और कहते हैं, कहीं हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे। मिंग जी वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, वो तो सिर्फ एक वॉरियर है, फिर भी वो इतनी ज्यादा मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को एक साथ कैसे यूज कर सकता है। एल्डर्स कहते हैं, सिर्फ उसकी मार्शल एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, बल्कि उसके पास बहुत ज्यादा मार्शल कॉइन्स भी हैं। हम लोग तो फाइट के दौरान सिर्फ एक मार्शल कॉइन यूज करना पड़ जाए तो सोच रहे होते
होते हैं कि इसे यूज करें या नहीं, लेकिन इसने यहाँ पर फाइट में बहुत सारे मास्टर कॉइन्स को यूज भी कर दिया है। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि होली स्वर्ड वाले स्वर्ड पूल सेक्टर वाले बहुत ज्यादा बेकार हैं और उन्होंने तुम्हारे जैसे कचरे को वहाँ पर एडमिशन दे दिया है, तो इसका मतलब उनका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो है। सन बूहू से कहता है, कमीने कहेंगे अपनी अरे फॉर्मेशन को खत्म करो और मेरे साथ वन ऑन वन फाइट करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अपनी इस अरे के पीछे छुपे हुए हो। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, तुम तो बहुत बड़े डरपोक हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अरे फॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ हूँ, लेकिन असल में अगर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होती तो तुम इस अरे फॉर्मेशन को तोड़कर मुझ पर अटैक कर चुके होते। अब तुम चाहते हो कि मैं अपनी अरे फॉर्मेशन को तोड़ दूं ताकि तुम मेरे साथ आकर फाइट कर सको, ऐसा नहीं होने वाला। मिंग अपने मार्शल आर्ट्स कॉइन से बनी हुई अरे फॉर्मेशन के अंदर सन बू को पूरी तरह से ट्रैप कर लेता है। ये देखकर मास्टर सन गांग भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मिंग से कहते हैं, कमीने कहेंगे छोड़ो मेरे बेटे को, और साथ ही वो मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त मास्टर गाओ फेंगजियान वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए चिल्लाकर कहते हैं, गांग सन कमीने कहेंगे अगर मेरे स्टूडेंट को तुमने हाथ भी लगाया तो उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। मास्टर गाओ फेंगजियान आते ही मिंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मास्टर सन गांग भी उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर मिंग के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, गुड बॉय, तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुमने एक ग्रैंड मास्टर को भी अपनी अरे फॉर्मेशन में फंसा दिया है, तुमने अपने मास्टर को जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया, तुमने तो मेरा सर ऊंचा कर दिया। मिंग के मास्टर से कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, हम दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि उसका बाप हमारे सामने आकर अपने बेटे की जान की भीख मांगे, इसीलिए मैं खुद ही उसको छोड़ देता हूँ और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस अरे फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं जिसके अंदर सन बूहू होता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सन बूहू पीछे की तरफ गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। मास्टर सन गांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, गाओ फेंगजियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे की हड्डियां तोड़ दी हैं, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मास्टर गाओ से कहते हैं, तुम अपने बेवकूफ बेटे के लिए मेरे डिसाइपल से फाइट करना चाहते हो और मेरे साथ भी फाइट करना चाहते हो, क्या तुम्हें पता है कि मेरा स्टूडेंट तुम्हारे इस बेवकूफ बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आज के बाद मुझे एक मास्टर गाओ नहीं बल्कि डोमिनेटर मास्टर गाओ कहा करो। चीफ भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर क्या वाकई में तुमने लेवल अप कर लिया है। मास्टर गाओ फेंगजियान अपने पास एक बॉटल निकालते हैं और कहते हैं, ये सब कुछ मेरे इस डियर डिसाइपल की वजह से हुआ है जिसने मुझे एपिफेनी स्टोन दिया था। मैंने उस एपिफेनी स्टोन को यूज करते हुए एपिफेनी पिल्स बना ली है और उसी पिल को खाने के बाद मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। मिंग भी हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, हालांकि मेरे मास्टर बहुत ही रेकलेस हैं, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। यहाँ पर वापस आने पर उन्होंने रेड सन सेक्टर की सारी सिचुएशन को भी संभाल लिया है और साथ ही मेरी जान भी बचा ली है। अब जबकि मेरे मास्टर एक डोमिनेटर लेवल के मास्टर बन गए हैं, इसलिए हमारे रेड सन सेक्टर के पास भी डोमिनेटर लेवल की पावर आ गई है। इसी वजह से बाकी के सारे एल्डर्स मास्टर सन गांग का साथ छोड़ देंगे और वाकई में वो सारे उसका साथ छोड़ देते हैं। मास्टर गाओ फेंगजियान अपनी वो बॉटल मास्टर शेंजू को देते हैं और कहते हैं, शेंजू इसमें से एक पिल अपने लिए रख लो, चाहता हूँ कि इस पिल को खाने के बाद तुम भी ब्रेक थ्रू करो। इतने सालों से तुम अपनी कल्टीवेशन पर अटके हुए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी पावर्स को बढ़ाओ, तुम एक मार्शल आर्ट्स के गुरु बन जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारी कुर्सी के पीछे हैं। अगर तुम पावरफुल नहीं होगे तुम अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाओगे। मास्टर शेंजू भी हंसते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा रेड सन सेक्टर पहले जैसा नहीं रहा। एल्डर्स ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में इस बॉटल के अंदर एक एपिफेनी पिल है। मास्टर शेंजू की पावर्स तो पहले ही बहुत ज्यादा हैं, पर उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया और वो एक गुरु लेवल के मास्टर बन गए, तो उसके बाद तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कोई भी इनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। पता है कि मास्टर सन गांग का अब कोई भी चांस नहीं बचा, जबकि मास्टर सन गांग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, पिछली बार भी इस कमीने ने यहाँ पर आकर मेरे सारे प्लान्स को बर्बाद कर दिया, साथ ही इसके स्टूडेंट ने, अब तो ये दोनों में एक साथ मिल गए हैं, स्टूडेंट और टीचर मिलकर मेरे प्लान्स को बर्बाद कर रहे हैं, मैं इन दोनों को देख लूंगा, इसका बदला जरूर लूंगा। नेक्स्ट सीन लेंसू के कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है। लेंसू, मिंग और मास्टर गाओ फेंगजियान तीनों वहाँ पर बैठे होते हैं। मास्टर कहते हैं, ने मुझे जो एपिफेनी स्टोन दिया था, मैंने उससे 6 एपिफेनी पिल्स बनाई हैं, उनमें से एक मैंने खा ली है, एक तुम्हारे अंकल को दे दी है, यानी कि मास्टर शेंजू को दे दी है, बाकी की 4 तुम अपने पास रख सकते हो। तुम्हें पता है कि ये पिल्स बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें अपने पास संभाल कर रखो और किसी के सामने शो मत करवाना। मिंग अपने पास एक और एपिफेनी पिल निकालता है और मास्टर से कहता है, मास्टर ये मेरे ग्रैंड मास्टर को दे दीजिएगा मेरी तरफ से गिफ्ट के तौर पर। मास्टर फेंगजियान से कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा अच्छा है। ग्रैंड मास्टर ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन वो मार्शल आर्ट्स के गॉड लेवल पर हैं। वो अपने ग्रैंड डिसाइपल से इस तरह की कोई चीजें कैसे ले सकते हैं, वो हमसे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते बल्कि वो हमें गिफ्ट देते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस पिल की जरूरत है। मास्टर फेंगजियान से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये एक एपिफेनी पिल कितने की मिलती है? ये एक पिल 5 लाख मार्शल आर्ट्स कॉइन्स की मिलती है। साथ ही वो अपने पास से अपनी रिंग निकालते हैं और कहते हैं, मेरी इस रिंग के अंदर 8 लाख मार्शल आर्ट्स के कॉइन्स हैं,
तुम इसे अपनी उस स्किल की कीमत समझ लो, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तुम अपने लिए रख सकते हो। अगर फ्यूचर में तुम्हें और ज्यादा मार्शल आर्ट्स कॉइन्स की जरूरत हो तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा। मिंग मास्टर से कहता है, मास्टर लगता है कि आप बहुत ज्यादा अमीर हैं। मास्टर फेंगजियान उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, तो तुम इसी तरह मेरे साथ मजाक करते रहोगे तो मैं ये रिंग तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुमसे वापस ले लूंगा। क्या तुम्हें पता है कि हमारे ग्रैंड मास्टर हर महीने इतने ज्यादा मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। उसी वक्त वो ब्लैक डॉग भी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम जनरल ही है। वो ब्लैक डॉग जैसे वहाँ पर आता है लैंसू से देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। मिंग उसी वक्त अपनी गोल्डन ड्रैगन स्वर्ड निकालता है और उस स्वर्ड को उस ब्लैकी के सामने करते हुए कहता है, ये अचानक से जंगली कुत्ता कहाँ से आ गया और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लैंसू को डराने की। जनरल ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, ये किस किस्म की बकवास है, मैं जनरल ही हूँ। मिंग और लैंसू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये जंगली कुत्ता तो बोल रहा है। साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, एक जंगली कुत्ते के लिए अपनी कल्टीवेशन को इस हद तक बढ़ाना कि वो बातें करना शुरू कर दे, ये तो बहुत ही रेयर बात है। हमने आज से पहले कभी किसी जंगली कुत्ते को बातें करते हुए नहीं देखा। जनरल ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम दोनों जंगली कुत्ते हो या मैं तुम्हें कोई जंगली कुत्ता नजर आता हूँ। मास्टर गाओ आगे बढ़ते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं, छोटे जाओ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? लगता है कि ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर हम पर नजर रखने के लिए भेजा है। जनरल ही उसके हाथ को पीछे कर देता है और कहता है, हाँ मुझे ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारे स्टूडेंट को देखने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा स्टूडेंट फिजिकली तो काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा बुरा है। पहली बात इसने मुझे जंगली कुत्ता कहा और मुझे देखते ही मुझ पर अटैक करना चाहा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मास्टर गाओ आगे बढ़ते हैं और मिंग के कान में कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है ये जनरल ही कौन है? जनरल ही जब छोटा सा था तब हमारे ग्रैंड मास्टर ने इसे अपने पास रखा था और इसे अडॉप्ट किया था, ये उनके बेटे की तरह है। मास्टर इसको मुझसे भी ज्यादा चाहते हैं, इसलिए अगर तुम इसको खुश नहीं कर पाए ग्रैंड मास्टर भी खुश नहीं होंगे। मिंग आगे बढ़ता है और घबराते हुए कहता है, जनरल ही प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद तुम कोई पागल कुत्ते हो। मिंग जल्दी से अपने पास से मैजिकल बीस्ट के गोश्त का टुकड़ा निकालता और कहता है, मेरे पास और तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तब भी ठीक है, यही मीट का टुकड़ा है, ये तुम खा लो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा कैरेक्टर इतना भी बुरा नहीं है, मुझे पता नहीं था और जाकर ग्रैंड मास्टर को मेरी रिपोर्ट मत करना कि मैं बुरा हूँ। जनरल ही उसके हाथ से वो गोश्त का टुकड़ा ले लेता है और साथ ही उसे खाना शुरू कर देता है और कहता है, 6 लेवल के मैजिकल बीस्ट का गोश्त का टुकड़ा तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। गोश्त का टुकड़ा खाने के बाद जनरल ही उसे कहता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी अच्छी होने के साथ साथ तुम्हारा कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे तुम पसंद आए, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। जबकि लैंसू सोच रही होती है, लगता है कि इस कुत्ते को रिश्वत देना बहुत ही आसान काम है। जनरली अपना गोश्त का टुकड़ा खाने के बाद मास्टर गाओ से कहता है, ग्रैंड मास्टर ने कहा है कि जैसे तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँ। मास्टर गाओ से कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर फिर से मेरे साथ चेस खेलना चाहते हैं। जाने से पहले जनरली मिंग से कहता है, ग्रैंड मास्टर ने मुझसे कहा था मैं रास्ते में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाऊँ, लेकिन मुझे रास्ते में भूख लग गई थी, इसलिए वो गिफ्ट मैं खुद ही खा गया, अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक और लेकर आऊंगा। मिंग सोच रहा होता है ये कुत्ता तो बहुत ज्यादा लालची है और फिर साथ ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं, जबकि मिंग और लैंसू वहीं पर नीचे खड़े रह जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 77 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर गाओ फेंगजियान और उनके साथ जनरल ही दोनों ही वहाँ से उड़ जाते हैं, जबकि मिंग और लैंसू वहीं पर खड़े होते हैं। लैंसू मिंग से कहती है, ये सब लोग कितनी आसानी से हवा में उड़ सकते हैं, काश हम लोग भी हवा में उड़ सकते, पता नहीं कब हमारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि हम लोग भी हवा में उड़ पाएंगे। मिंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही जल्दी हम दोनों भी डोमिनेटर लेवल के मास्टर बन जाएंगे और हम भी हवा में उड़ पाएंगे। मिंग उससे पूछता है, मास्टर सन गांग ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा बर्ताव तो नहीं किया? लैंसू से कहती है, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता था और साथ ही मुझे पता है कि वो चाहता था कि मैं उसके बेटे सन बहू के साथ शादी कर लूं, इसके अलावा उसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मास्टर फेंगजियान इस बात को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं थे, उन्होंने इस बात को बहुत ही ओपनली अपोज किया। इसी वजह से ये मसला 3 दिन पुराना है। अगर अंकल गाओ और तुम यहाँ पर नहीं आते तो फिर ये मसला काफी ज्यादा बढ़ जाता। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, इन सभी को अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी इन्होंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई है। एक बार मैं मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन जाऊं, उसके बाद मैं इन सभी के साथ अच्छे से पेश नहीं आऊंगा, मैं इन सभी को पीटा करूंगा, वो भी अपनी फिस्ट के साथ। लैंसू से कहती है, अगले 3 से 5 सालों में मास्टर सन गांग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि अगले 5 साल में जब वो वापस आए तो हम लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हों, क्योंकि अगर हम दोनों अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे और
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो फिर हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मिंग अपने पास से एपिफेनी पिल निकालता है और लैंसू से कहता है अगर फ्यूचर में तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में कोई बैरियर नजर आए तो इस पिल को खा लेना और अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लेना। लैंसू उससे वो एपिफेनी पिल ले लेती है और कहती है लेकिन बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पा रही, तुम मुझे इतने प्रेशियस गिफ्ट दे रहे हो। मिंग उसे अपने साथ चिपका लेता है और कहता है मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ हो। और वैसे भी बहुत ही जल्दी हमारा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और इस कंपटीशन में 10 बच्चों ने हिस्सा लेना है और मुझे लगता है कि तुम भी मेरे साथ ही जाओगी, इसलिए जल्दी से अपने आप को ब्रेक थ्रू करो, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लो। नेक्स्ट सीन मिंग के रूम का दिखाया जाता है। मिंग अपने रूम में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है। वो बिमिंग से कहता है बिमिंग सिर्फ एक ही महीने के बाद वो कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, रिसोर्सेज को डिवाइड करने वाला। वहाँ पर बाकी के सारे सेक्टर अपने अपने बहुत ही स्पेशल वॉरियर्स को भेजेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं उन सभी से कम्पीट कर पाऊंगा क्योंकि उन सभी का लेवल मुझसे हाई होने वाला है। तुम्हें पता है कि मैं मार्शल आर्ट्स के वॉरियर लेवल के 9th रैंक पर हूँ। अगर कल को वहाँ पर कोई वहाँ पर 1 लेवल का मार्शल आर्ट्स वॉरियर आ जाता है तो फिर मैं तो उससे हार जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि एक महीने में मैं 9 लेवल्स को पार करके वॉरियर लेवल के रैंक फर्स्ट पर पहुंच सकता हूँ? मैं अपनी ब्लड डीमन की पावर को यूज करते हुए अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे सिर्फ 8 लेवल पर ही पहुंचूंगा। मुझे तो फर्स्ट लेवल तक पहुंचना है, फिर भी 7 लेवल का गैप रह जाएगा। फिर मैं उसकी कमी को कैसे पूरा करूंगा? बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आप बार बार ये लेवल्स का जिक्र क्यों कर रही हैं? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन से लेवल पर हैं? मुझे भी आप समझाएं कि इस लेवल का क्या ताल्लुक होता है आपकी कल्टीवेशन के साथ। मुझे इस लेवल के बारे में नहीं पता। मिंग उसे कहता है अब मैं तुम्हें इस बात को कैसे समझाऊं? हमारे यहाँ पर पावर्स की कल्टीवेशन को कैटेगरी में तकसीम किया जाता है, यानी कि 1 से 9 तक के लेवल्स होते हैं। एक वॉरियर स्टेज में 1 से 9 लेवल है। मैं अभी तक 9th लेवल पर हूँ और अगर कोई मुझसे फर्स्ट लेवल पर है यानी 8वें पर है तो यानी कि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई 7वें पर है तो वो मुझसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि हर लेवल के साथ साथ हमारी पावर बढ़ती जाती है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप अपनी मार्शल आर्ट्स की वॉरियर लेवल के 9th स्टेज पर हैं, यानी कि 9th लेवल पर हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि अभी तक आपने कितनी ज्यादा बैटल्स को जीता और हारा है? मिंग उसे कहता है हाँ तुम्हारी बात को देखकर तो लगता है कि लेवल से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं डिसाइपल लेवल के 9th लेवल पर था तब मैंने डिसाइपल ग्रेड के 5th लेवल के बच्चे को आसानी से हरा दिया था। उसके बाद मैं अपने वॉरियर लेवल पे आया तो फिर मैंने काफी सारे लोगों के साथ फाइट की, जबकि ग्रैंड मास्टर के साथ भी फाइट कर चुका हूँ और इनमें मार्शल आर्ट्स के गुरु, डोमिनेटर लेवल के मास्टर्स और डीमन गॉड भी शामिल है। हालांकि मेरी कल्टीवेशन का लेवल बहुत ज्यादा लो है। मिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैंने भी इस बारे में सुना हुआ है कि अगर एक मार्शल आर्ट्स का डिसाइपल एक मार्शल आर्ट्स से वॉरियर से मिलेगा और उससे फाइट करेगा तो वो उसके हाथों मारा जाएगा। लेकिन आप वॉरियर लेवल के होते हुए भी डोमिनेटर लेवल के मास्टर से फाइट कर चुके हैं, तो क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि आप अपनी वॉरियर स्टेज में हैं। मिंग उससे कहता है क्योंकि सारा टाइम तुम मेरी हेल्प कर रही थी और या फिर मेरे पास कुछ अच्छे वेपन्स है जिनकी वजह से मैं बच गया। मिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपको लगता है कि आप सिर्फ लक से बचे हैं और लक भी स्ट्रेंथ की एक टाइप होती है और आप मेरा कह रहे हैं कि मैंने आपको बचाया है तो मैं भी आपकी स्ट्रेंथ का एक हिस्सा हूँ। लेकिन मास्टर मुझे लगता है कि आपका लक और मैं हम दोनों ही एक्सटर्नल फोर्सेज है और हर बार आपकी हेल्प नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको अपनी फिजिकल बॉडी को ही एनहेंस करना पड़ेगा। मिंग उसे कहता है मैं भी तो बार बार तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सकूँ। अगर एक बार मैं नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गया तो मेरी बॉडी में एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं ज्यादा कल्टीवेट कर पाऊंगा और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपने इस मिशन पर फोकस करके कि मैं अपने आप को लेवल अप करना चाहता हूँ? मिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर अभी तक आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही, आप इन लेवल्स के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेवल्स नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर लेवल्स होते तो फिर मुझे आप बताएं आप आइसी वाटर के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को क्यों कल्टीवेट कर रहे थे, जबकि आपको अच्छी तरह से पता था कि आपकी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया गया है, आप कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपनी फिजिकल बॉडी को क्यों ट्रेन कर रहे थे? इससे आपकी कल्टीवेशन और ना ही आपका लेवल बढ़ने वाला था। मिंग उसे कहता है वो तो मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कर रहा था और यहीं पर मिंग भी रुक जाता है और कहता है अब मुझे समझ आई ये सब कुछ तो स्ट्रेंथ है, चाहे वो कल्टीवेशन हो, वाइटैलिटी हो, डिफेंस हो या फिर एजिलिटी हो, ये सब कुछ स्ट्रेंथ की टाइप्स हैं। और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इसके साथ साथ मेरे पास सब कुछ बढ़ेगा, मेरे पास नॉलेज भी बढ़ेगी, विजडम भी बढ़ेगी और एजिलिटी भी बढ़ेगी। मिमिंग मास्टर से कहती है लगता है मास्टर अब आपको समझ आ गई है, आपको विजडम और आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है। आपको इन लेवल्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये लेवल्स कुछ भी नहीं है। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी आपका लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा। पुराने वक्तों में इस तरह की कोई भी डिवीजन नहीं हुआ करती थी, किसी का कोई भी रैंक नहीं था। पहले भी बहुत सारे मास्टर हुआ करते थे जो कि बहुत ही पावरफुल थे। उनमें से कोई तो हवा को बुला सकते थे और कोई बारिश को बुला सकते थे और उनमें से कई तो अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ स्पेस में भी छेद कर सकते थे। और अगर मैं उन सारे एंशिएंट मास्टर्स की पावर लेवल की तरफ देखूं तो मुझे लगता है कि वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स वॉरियर लेवल के मास्टर्स थे आज की कैटेगरीज के मुताबिक। लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया, ना कि अपने लेवल्स को बढ़ाया था। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग तुम्हें पता है कि इस कंपटीशन में हम लोग कोई भी वेपन यूज नहीं कर सकते। मेरे पास जो ड्रैगन स्वर्ड है वो भी एक हाई ग्रेड का वेपन है, इसलिए वो भी वहाँ पर अलाउड नहीं है। ना ही मैं वहाँ पर अपनी मैजिकल अरेज को यूज कर सकता हूँ
क्योंकि अरेज को बनाने के लिए मुझे मार्शल कॉइन्स की जरूरत है और हम लोग वहाँ पर मार्शल कॉइन्स को भी यूज नहीं कर सकते। हमारे दरमियान जो लेवल का गैप है, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ब्लड डीमन फोर्स से उसको पूरा कर सकता हूँ। बिमिंग अपने पास एक स्क्रॉल निकालती है और मास्टर से कहती है, मास्टर आपको वहाँ पर किसी भी वेपन को यूज करने की जरूरत नहीं है और न ही अपने आप को लेवल अप करने की जरूरत है, आपको बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आपने भी ये बात सुनी होगी, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है दूसरे उसके सामने झुकते हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर इस स्क्रॉल के अंदर एक स्पेशल टेक्निक लिखी हुई है जिसे ड्रैगन एलिफेंट आर्ट्स कहा जाता है। बिमिंग कहती है, मास्टर ये वाली आर्ट्स बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसकी टोटल 13 स्टेजेस हैं। अगर आपने इसकी फर्स्ट स्टेज को मास्टर कर लिया तो आपके पास 1 लाख कैटीज की पावर आ जाएगी। सेकंड स्टेज पर पहुंचने पर आपके पास डबल हो जाएगी, यानी कि 2 लाख कैटीज की पावर हो जाएगी और तीसरी पर 4 लाख की। इस तरह आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। जब तक आप इसकी 13वीं स्टेज तक पहुंचेंगे तब तक आपकी पावर 100 मिलियन हो जाएगी। मिंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग मैं अच्छी तरह से बताया कि इसको कल्टीवेट करने के लिए मुझे एक 8th लेवल के बीस्ट जिसका नाम ड्रैगन एलिफेंट है उसके ब्लड की जरूरत है। अब क्योंकि वो एक 8th लेवल का बीस्ट है इसलिए उसका ब्लड भी बहुत ज्यादा महंगा है। उसका ब्लड का एक कतरा ही बहुत ज्यादा महंगा, मैं उसको नहीं खरीद सकता। मुझे लगता है कि इस वक्त मार्केट में उसके ब्लड का सिर्फ एक कतरा 30,000 मार्शल कॉइन्स का मिलेगा। मेरे पास इतने ज्यादा फालतू पैसे नहीं है जाया करने के लिए। उस स्क्रॉल को वापस देते हुए कहता है, मुझे इसको मास्टर नहीं करना, मैंने पैसे बचाने के लिए सब कुछ किया है और तुम चाहती हो कि मैं अपने सारे के सारे पैसे खर्च कर दूं। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अपने पैसे को ठीक तरह से इस्तेमाल करना ये भी एक पावर की किस्म है। अगर आप अपने पैसे को ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं तो ये आपके पैसे का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल रहेगा। इस तरह पैसे इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा। मिंग उसे कहता है, मैं तो बस एक अमीर आदमी बनकर देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा ये सपना कभी पूरा हो पाएगा क्योंकि तुम फिर से मेरे सारे पैसे लगवाने वाली हो। बिमिंग कहती है, लेकिन मास्टर मुझे तो लगा था कि आपको पैसे खर्च करना अच्छा लगता है। मिंग उसे कहता, हाँ मुझे पैसे खर्च करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारा मास्टर गरीब हो जाए। मुझे गरीब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर जब मैंने पहली बार आपको देखा था तब आप बहुत ज्यादा गरीब थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने तो मार्शल कॉइन्स कभी देखे भी नहीं थे। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, लेंसो अंदर आती है और कहती है, मिंग तुम अभी तक सोए क्यों नहीं, तुम किसके साथ बहस कर रहे हो। मिंग भी इसे देखकर हैरान होता है और कहता है, मैं एक्साइटमेंट में भूल गया था कि मुझे बिमिंग के साथ अपनी कॉन्शियसनेस के साथ बात करनी है, मैं तो उसके साथ ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहा था, इसी वजह से लेंसो यहाँ पर चेक करने के लिए आ गई है। मिंग उसे कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और साथ ही अपने आप से बातें कर रहा था। मिंग लेंसो से कहता है, कल मैं कैपिटल सिटी जा रहा हूँ अपने लिए कुछ ड्रैगन एलिफेंट ब्लड खरीदने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेंसो शर्माते हुए उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ गए हुए काफी अरसा हो गया है। नेक्स्ट सीन कैपिटल सिटी का दिखाया जाता है। मिंग और लेंसो कैपिटल सिटी में जाते हैं, वहाँ पर ट्रेजरी हाउस से वापसी पर लेंसो मिंग से कहती है, ट्रेजर हाउस के ओनर ने कहा है कि ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड को डिलीवर होने में 2 दिन का वक्त लगेगा और हमें 2 दिन यहीं पर रुकना पड़ेगा। हम लोग 2 दिन तक यहीं पर रुकते हैं और बहुत सारे मजे करेंगे, यहाँ पर सारी ट्रीट मेरी होगी। मिंग उसे कहता है, लेकिन तुम पे क्यों करोगी, ये ट्रीट तुम्हारी क्यों होगी। लेंसो मिंग से कहती है, मुझे पता है कि तुमने ड्रैगन एलिफेंट के ब्लड को खरीदा है जो कि पर ड्रॉप 36,000 मार्शल आर्ट्स कॉइन्स का है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ बाकी बचा है। हमारे पास जितने भी मार्शल आर्ट्स कॉइन्स थे तुमने उन्हीं सभी मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज करते हुए 30 ड्रॉप ब्लड खरीद लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास और कोई मार्शल आर्ट्स कॉइन्स बचे हैं। मिंग उसकी बात सुनते ही रोना शुरू कर देता है। बिमिंग से कहता है, बिमिंग ये सारी तुम्हारी गलती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन किसी लड़की से ट्रीट लेनी पड़ेगी। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर एक औरत की कमाई खाना ये भी बहुत ही पावर की बात है, ये भी स्ट्रेंथ की एक टाइप है, आपको कभी कभी इसको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि औरत हमेशा ही आपसे खाती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप इस बार किसी औरत से खाने वाले हैं। लेंसो मिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, मिंग जल्दी से वहाँ पर सामने चलो, वहाँ एक स्टॉल लगा हुआ है जिसके ऊपर मैजिकल बीस्ट का मीट है जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसे खींचते हुए सिर्फ ले जाती है। मिंग उसकी तरफ देखता है, लेंसो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। मिंग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता है और कहता है, ये इतना भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं है कि एक लड़की के पास से कुछ खाना। फिर वो लोग वहाँ पर जाकर मैजिकल बीस्ट का मीट खाते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा मजे भी करते हैं और लेंसो अपने लिए वहाँ पर ड्रेसेस भी पसंद करती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 78 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 79 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और लेंसो दोनों ही कैपिटल सिटी जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो लोग एलिफेंट ड्रैगन का ब्लड खरीदते हैं। फिर वो वहाँ पर काफी ज्यादा मजा करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में मिंग और लेंसो दोनों ही डूबते हुए सूरज को देख रहे होते हैं बाहर बैठकर। मिंग लेंसो से कहता है, वैसे तो मैं हमेशा घर से बाहर रहता हूँ और बहुत ही कम तुम्हारे साथ घूमने फिरने का मौका मिलता है, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी पार्टनर हो।
लेंसू से कहती है तब तक तुम हमेशा जिंदा वापस आओगे और सही सलामत आओगे। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर से कितने ज्यादा दूर हो। ना अच्छा रहेगा कि हम लोग कभी कभी इस तरह यहाँ पर आते रहें और यहाँ पर आकर मजा करें। बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें पहले इस बारे में बता चुकी हूँ कि मेरी आइडेंटिटी इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि मेरे पास अनसोलिड बॉडी है जिसकी वजह से बहुत सारी फोर्सेस मेरे पीछे लग जाएंगी और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरी इस प्योर बॉडी की वजह से आज या कल तुम्हें बहुत बड़ा मसला होने वाला है। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ पर तुम्हारे पीछे आएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे कितने ही लोग क्यों ना आए, मैं उन सभी को पीटूंगा। और साथ ही अब तो मेरे पास एक मास्टर हैं जो कि डोमिनेटर लेवल के मास्टर हैं और साथ ही मेरे ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्ट्स के गॉड हैं। जबकि लेंसू उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है मेरे मसले को तो कोई मार्शल आर्ट्स का डोमिनेटर भी नहीं सॉल्व कर सकता। अगर डोमिनेटर इस मसले को सॉल्व कर पाता तो मैं घर से भागती ही क्यों। मिंग अभी लेंसू के साथ ही बैठा होता है कि उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर जो मैरिड स्टेले है वो फिर से चमकना शुरू हो जाता है। मिंग अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर जाता है और बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या हुआ, ये मैरिड स्टेले अचानक से गुस्से कैसे हो गया। मैरिड स्टेले मिंग से कहता है क्या तुम एक सेलेस्टियल कैप्टर बनना चाहते हो, यानी कि एक स्काई कैप्टर बनना चाहते हो। मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अचानक मैरिड स्टेले को क्या हो गया, ये अचानक मुझे स्काई कैप्टर बनने के लिए क्यों कह रहा है, लगता है कि यहाँ पर कोई मिशन मिलने वाला है। कई बार लेंसू से कहती है ब्रदर मिंग जरा सामने की तरफ देखो वहाँ पर क्या है। तब सामने की तरफ देखते हैं तो सामने एक बड़ा ही गरीब सा बंदा भागता हुआ आ रहा होता है। तो उनकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उनसे हेल्प के लिए कहता है। मिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रेन फैमिली का एक यंग मास्टर आता है और उसके कंधे में अपने भाले को दंसा देता है और वो बंदा वहीं पर मर जाता है बिल्कुल मिंग की आंखों के सामने। और उसका ब्लड के छींटे मिंग के चेहरे पर पड़ते हैं जिससे मिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रेन फैमिली का यंग मास्टर भी वहीं पर आ जाता है और उसके ऊपर पाँव रख के कहता है हालांकि मेरा भाला तुम्हारी बॉडी के अंदर दंसा हुआ है लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लगता है कि तुम अपने लिए मदद लेने के लिए जा रहे हो, शायद तुम भूल गए हो कि हम लोग कौन हैं। मिंग गुस्से के साथ उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारा मसला क्या है, तुम इसे क्यों मार रहे हो। रेन फैमिली का यंग मास्टर उसे कहता है तुम्हें इस बात से क्या मसला है, जाओ जाकर अपना काम करो, तुम्हें इस सब में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मिंग उसे कहता है आखिर इसने किया क्या है, तुम इसे क्यों मार रहे हो। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि इसने क्या किया है। ये और इसके गाँव के लोगों ने हमारे यंग मास्टर जिसका नाम रेन यांगुई है उसको ऑफेंड किया है। हमारे मास्टर हर महीने यहाँ पर आते हैं इनके गांव में और वहाँ से अपने लिए लड़कियां लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार जब वो लड़की लेने के लिए आए तो इन सभी ने उनको ऑफेंड किया और अपनी लड़की को बचाने की कोशिश की। ये लगता है कि ये हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड कर सकते हैं। और साथ ही उसकी नजर लेंसू के ऊपर पड़ती है। वो कहता है ये लड़की तो हमारी विलेज की लड़कियों से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर मैं इस लड़की को वापस लेकर जाता हूँ तो हमारे यंग मास्टर रेन काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनते ही मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे उस बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। मिंग फिर से ऊपर की तरफ जंप करता है और एक और पंच उसके ऊपर मारता है। अब वो यंग मास्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर अटैक करने की, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार डाला तो हमारे मास्टर जॉन रेन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है चलो फिर देखते हैं तुम्हारे मास्टर क्या करते हैं। लास्ट टाइम जब मैं अपनी आर्मी लेकर तुम्हारे घर गया था तब तुम्हारे उस मास्टर ने अपनी जान बचाने के लिए 50 मिलियन कॉइन्स दिए थे, देखते हैं इस बार वो क्या करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पेट्रोल ऑफिसर के सामने इस तरह का काम करने की। वो भी ये बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कहीं तुम मार्शल जी तो नहीं। और साथ ही मिंग उसके ऊपर पाँव मारते हुए उसको वहीं पर मार देता है। मिंग उसे कहता है हम लोग तो यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे लेकिन तुम्हें यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब देखना पड़ गया, क्या तुम चाहती हो हम दोनों वहाँ पर गाँव में जाकर लेंस को सजा दें। लेंसू से कहती है हाँ मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ, चलो जल्दी से उस गांव में चलते हैं और जाके देखते हैं कि इन लोगों ने उस गांव में क्या किया है। फिर नेक्स्ट सीन उस गांव का दिखाया जाता है। वो दोनों जैसे उस गांव में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। एंड फैमिली वालों ने वहाँ पर जितने भी लोग उनको ऑफेंड कर रहे थे उन सभी को मार दिया होता है और उनकी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। लेंसू उन सब की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहीं पर एक बंदा होता है जो की काफी ज्यादा जख्मी होता है लेकिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मिंग उसके पास बैठ जाता है और कहता है लगता है ये अभी तक जिंदा है। वो साथ ही मिंग का बाजू पकड़ता है और कहता है मुझे मास्टर रेन से बहुत ज्यादा नफरत है, और साथ ही वहीं पर दम तोड़ जाता है। उसी वक्त मिंग का मैरिज स्टाइल फिर से चमकना शुरू हो जाता है और मिंग को एक टास्क दिया जाता है। मिंग से कहा जाता है आज के बाद तुम एक स्काई कैप्टर हो, तुम्हारा मिशन स्टार्ट होता है, तुमने इन सारे विलेंस को सजा देनी है जिन्होंने भी यहाँ पर गलत किया है, उन्हें सजा दो। मिंग मैरिज स्टाइल से कहता है और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। साथ ही उसके मैरिज स्टाइल में एक विंडो ओपन होती है जहाँ पर वो सारी डिटेल्स लिखी होती है कि रेन गुई और उसकी फैमिली ने यहाँ पर कितने ज्यादा लोगों को मारा है और कितनी ज्यादा लड़कियों के साथ रेप किया है, इसलिए उसको सजा देनी चाहिए और सजा के तौर पर उसे मार डाला जाए। मिंग कहता है अब जबकि मैं एक स्काई कैप्टर बन गया हूँ, लगता है कि मुझे आसपास के बहुत सारे मिशन मिलने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत करते हैं और मेरा काम उन सभी को सजा देना है और इन सारे काम को पूरा करने पर मुझे मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें मैं मार्शल कॉइन्स के साथ चेंज करवा सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है, मेरे लोगों को सजा भी मिलेगी और साथ में मेरी कमाई भी हो जाएगी। मिंग कहता है अब रेन गुई को कौन बचाएगा। साथ ही वो अपना बैच निकालता है और कहता है यहाँ पर जितने भी स्काई कैप्टर्स हैं वो सारे के सारे मेरी बात सुनो, हम सभी लोग रेन फैमिली की तरफ जा रहे हैं। हम सब लोग
लोग वहाँ पर क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन रैनगुई का दिखाया जाता है। रैनगुई उसी गाँव से एक लड़की को उठाकर लाता है और उसे अपने कमरे में बिठाकर बैठा होता है। रैनगुई उस लड़की से कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था आज या कल तुम मेरी बनने वाली हो, फिर तुम लोगों को रेजिस्ट करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से तुम्हारे गाँव के बहुत सारे लोग मारे गए। चलो अब जल्दी करो और भी ज्यादा इस चीज को मुश्किल मत बनाओ, ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और साथ ही वो उसके कपड़े उतार देता है और उसे बेड पर लिटा देता है। उसी वक्त पीछे का दरवाजा टूटता है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है, ये क्या बकवास है, कौन है यहाँ पर? मिंग और लेंसू अंदर आते हैं। वो कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रैन फैमिली के घर में इस तरह घुसने की? लगता है कि तुम्हारी जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो गई है। मिंग और लेंसू उस लड़की की तरफ देख रहे होते हैं। वो उनसे कहता है, तुम इस लड़की की तरफ क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा? आज तुम दोनों को भी यहाँ पर सजा मिलेगी। मिंग जल्दी से अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को निकालता है और जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, यहाँ पर सजा सिर्फ तुम्हें मिलने वाली है। मिंग एक जबरदस्त अटैक करता है और उनके पूरे के पूरे घर को ही तोड़ देता है। अटैक की वजह से रैनगुई काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो बाहर आकर गिरता है। उसी वक्त बाकी ऑफिसर्स भी भागते हुए मिंग के पास आते हैं और उसे रिपोर्ट देते हैं। वो उसे कहते हैं, हमने बाकी के सारे लोगों को भी पकड़ लिया है। जिन लोगों ने रेजिस्ट करने की कोशिश की थी उन्हें मार डाला गया है, जबकि बाकी के सभी लोगों को बंदी बना लिया गया है। उनमें से एक कहता है, हमें यहाँ पर वो सारे के सारे वेपन्स भी मिल गए हैं जिनके ऊपर उन सारे गाँव वालों के खून लगा हुआ है। मिंग उन ऑफिसर से कहता है, हमारे इस काउंटी के लॉ के मुताबिक इन सभी को हमारे मजिस्ट्रेट के ऑफिस में लेकर चलो, वहीं पर जाकर इनका फैसला होगा कि इन सब के साथ क्या करना है। फिर नेक्स्ट सीन मजिस्ट्रेट के ऑफिस का दिखाया जाता है, या फिर इसको ट्रायल पैलेस कहना ठीक रहेगा। वो लोग ट्रायल पैलेस में चले जाते हैं जहाँ पर सामने हाउजन बैठा होता है, क्योंकि अब वो काउंटी का मजिस्ट्रेट है। मिंग उसके सामने जाता है और सारे के सारे केस को पेश करता है कि इन लोगों ने क्या किया है और इनको क्या सजा देनी चाहिए। मिंग मजिस्ट्रेट से कहता है, हमारे पास इस बात का सबूत भी है और काफी सारे गवाह भी हैं। इन लोगों ने वहाँ पर गाँव में जाकर बहुत सारी लड़कियों का रेप किया और साथ ही बहुत सारे लोगों को मार डाला है। रैनगुई चिल्लाकर कहता है, मजिस्ट्रेट आप मुझे नहीं मार सकते और न ही मुझे सजा दे सकती हैं, क्योंकि मैं एक ब्रॉन्ज फैमिली से हूँ, यानी कि मैं रैन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। हाउजन चिल्लाकर उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें लगता है कि रैन फैमिली से हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाउजन अपना फैसला सुनाते हुए कहता है, यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स को पकड़कर लाया गया है उन सभी को 3000 कोड़े मारे जाएं। 3000 से एक भी कोड़ा कम नहीं होना चाहिए। 2-4 फालतू हो जाएं तो कोई बात नहीं, कोड़े मारने के बाद इन सभी को दरवाजे के सामने जाकर लटका दिया जाए। इसी तरह इनकी सजा पूरी होगी ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि इस तरह का काम नहीं करना। रैनगुई अभी भी चिल्ला कर कह रहा होता है, योर मैजेस्टी आप मुझे नहीं मार सकते। मास्टर जॉन रैन भी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, काउंटी मैजिस्ट्रेट आप इसको नहीं मार सकते, ये मेरी फैमिली ब्रांच का एक हेड है, आप लोग इसे इस तरह मार नहीं सकते, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही मास्टर जॉन रैन अपनी टेलीपैथी को यूज करते हुए मिंग के दिमाग में कहते हैं, मिंग इसको जाने दो, मेरी हेल्प करो, बाद में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा और तुम्हें बहुत सारी रिश्वत भी दूंगा। मिंग उसे कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं होने वाला, तुम्हारे बेटे ने वहाँ पर निर्दोष के गाँव वालों को मारा था, तुम कहाँ पर थे? तब तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए था और अपने बेटे को समझाना चाहिए था। जॉन रैन उसे कहता है, चाहे मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को गवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रॉन्ज फैमिली का बंदा हूँ। लगता है कि ब्रॉन्ज फैमिली का डर तुम लोगों के दिल से निकल चुका है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जैन हाउ तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, वो तुम्हें बचा सकता है, तो फिर ऐसी बात नहीं है, कल को तुम्हारा सामना मुझसे होगा। मिंग उसकी धमकी सुनने के बाद हाउ जैन से कहता है, काउंटी मैजिस्ट्रेट मैंने अपने सारे सबूत और दलाइल आपके सामने रख दिए हैं, प्लीज जल्दी से जो आपने फैसला सुनाया है उसके ऊपर अमल करवाएं। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को यहाँ पर और ज्यादा रखा जाए। और साथ ही वो मास्टर रैन के बारे में कहता है, काउंटी मैजिस्ट्रेट मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। मैंने सुना है कि ब्रॉन्ज फैमिली वाले हांग फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के बाद अब यहाँ पर आजादी से घूम फिर रहे हैं और जो चाहते हैं वो करते हैं, किसी के साथ भी बुरा कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो कानून से बढ़कर हैं। मिंग आगे बढ़ता है और मास्टर जॉन रैन के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, काउंटी मैजिस्ट्रेट जो लोग भी अपने आप को समझते हैं कि वो कानून से ऊपर है, मैं उन सभी को कानून के दायरे में लेकर आऊंगा और सभी को मार डालूंगा और उन्हें सजा दी जाएगी। और उन ब्रॉन्ज फैमिली के मेंबर्स को तैयार रहना चाहिए, किसी वक्त भी उन्हें पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता है। मास्टर जॉन रैन भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टोरी बताने वाला कहता है कि मिंग ने अपने बाकी के टाइम में अपने मैरिज टैली के दिए हुए सारे मिशंस को पूरा किया। उसके मैरिज टैली के पास जितने भी मिशंस थे वो सारे के सारे इन्हीं लोगों को पकड़ने के थे। इस तौर पर रैन फैमिली वाले जो थे वो काफी ज्यादा बुरा कर रहे थे, लोगों को तंग कर रहे थे या फिर लोगों को मार रहे थे, क्योंकि हांग फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के बाद सिर्फ एक ही ब्रॉन्ज फैमिली बची थी, वो रैन फैमिली थी। और मिंग ने भी किसी को भी नहीं छोड़ा। उसने पॉइंट्स कमाने के लिए रैन फैमिली के जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सभी को पकड़ पकड़ कर डंजन के अंदर डालना शुरू कर दिया। रैन फैमिली के जितने भी क्रिमिनल्स थे उन सभी के साथ डील करने के बाद, उन सभी को जेल में भेजने के बाद मिंग वापस अपने रूम में आ जाता है और वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी रिसोर्सेज को डिवाइड करने वाला कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मिंग कहता है, काउंटी मैजिस्ट्रेट और साथ ही मेरे मैरिज टेले, इन दोनों की हेल्प की मदद से मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जिसकी वजह से मैंने अभी तक टोटल 1,30,000 मेरिट पॉइंट्स को इकट्ठा किया है, जो कि 1,30,000 मार्शल आर्ट्स कॉइन्स बनते हैं। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं इन सारे मेरिट पॉइंट्स को कहां से जाकर एक्सचेंज करवा सकता हूं।
हूँ मार्शल आर्ट्स कोइंस में। मिंग अपने पास से वो ब्लड की बोतल निकालता और कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मेरे पास एलिफेंट ड्रैगन का ब्लड है, चलो जल्दी से अपनी बॉडी को कल्टीवेट करते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 80 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपने रूम में बैठा होता है और अपने पास से वो बॉटल निकालता है जिसके अंदर एलिफेंट ड्रैगन का ब्लड है और वो उस ब्लड को यूज करते हुए अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने वाला है ताकि उसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। और यहीं पर मिंग उस एलिफेंट ड्रैगन के बारे में बताता है। मिंग कहता है वैसे तो ये एक 9th लेवल का एलिफेंट ड्रैगन है। कहा जाता है कि एलिफेंट ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जमीन को भी 2 टुकड़ों में काट सकता है। वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को नहीं देखता, वो बस सामने की तरफ चलता जाता है, चाहे उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ ही क्यों ना हो, उस पहाड़ को चीरता हुआ आगे चला जाता है। ड्रैगन एलिफेंट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी जाकर घूम फिर सकता है और अगर वो इस जमीन के ऊपर एक जबरदस्त पाँव मार दे तो वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। लेकिन ये सारी बात तो एंशिएंट ड्रैगन बीस्ट के बारे में थी। जो एलिफेंट बीस्ट बचे हैं वो सारे के सारे उसकी फैमिली के हैं, यानी कि उनके अंदर इतना ज्यादा एंशिएंट ब्लड नहीं है, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं और उनका साइज भी काफी छोटा हो चुका है। हालांकि ये भी 8 लेवल के बीस्ट हैं लेकिन पुराने वाले बीस्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक है। मिंग अपनी बॉटल के अंदर से सारे एलिफेंट ड्रैगन ब्लड को निकालता है और वो सारे का सारा ब्लड मिंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। मिंग भी बाहर निकल आती है और उसे स्पोर्ट कर रही होती है। जैसे ही वो ब्लड मिंग की बॉडी के अंदर जाता है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके ब्लड को रिप्लेस करता है और साथ ही उसके हार्ट को कवर कर लेता है। मिंग वहीं पर बैठा बैठा जोरदार चीख मारता है और चलाना शुरू कर देता है। जबकि लेंसू भागती हुई उसके पास आती है। लेंसू के हाथ में उसकी एपिफेनी पिल होती है। वो उसे कहती है जल्दी से इसको खा लो ताकि तुम आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सको। मिंग उसे कहता है नहीं, मुझे इस एपिफेनी पिल की जरूरत नहीं है, मैं इस सारे दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूँ। यहीं पर बेमिंग उसे मशवरा देती है। उसे कहती है मास्टर की बॉडी के अंदर वो सारे का सारा ब्लड है, अगर आप उसको प्योर करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर इस सारे ब्लड को प्योर करना चाहते हैं और इसके अंदर से इम्प्योरिटीज को निकालना चाहते हैं तो आपको इस प्योर बॉडी को यूज करना ही पड़ेगा। जल्दी से लेंसू को किस करें। मिंग उसके सामने अपने होंठ करता और कहता है लेंसू चलो जल्दी करो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेंसू भी शर्माते हुए आगे बढ़ती है और उसे किस करती है। लेंसू अपनी बॉडी के अंदर से जितनी भी प्योर एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है जिसकी वजह से मिंग का दर्द थोड़ा शांत हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसकी बॉडी को कवर करना स्टार्ट करता है। और साथ ही थोड़ी देर के बाद मिंग की एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। मिंग अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है हमने जितना सोचा था कि इस ब्लड से हमें पावर मिलेगी, मुझे उससे ज्यादा पावर मिल गई है। मिंग उसे कहती है मास्टर असल में आपने लेंसू की बॉडी को यूज किया है, उसकी स्पिरिट एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत सा प्योर हो गई है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर सिर्फ एक ड्रॉप से आपको 8000 कैटीज की पावर मिलने वाली थी लेकिन लेंसू के आपके एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से तो आपके पास 13,000 कैटीज की पावर आ गई है। मिंग लेंसू से कहता है लेंसू तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिंग लेंसू से कहता है लेंसू अगर तुम चाहो तो तुम भी इस ड्रैगन एलिफेंट आर्ट को सीख सकती हो, मेरे पास अभी कुछ ड्रॉप्स बचे हैं। लेंसू शर्माते हुए उससे कहती है नहीं, मुझे ये आर्ट्स नहीं सीखनी वरना तुम्हारी इस आर्ट की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर भी मसल्स आ जाएंगे और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी स्ट्रेंथ टाइप की आर्ट से मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी डिवाइन टाइची आर्ट सिखा देता हूँ, हम दोनों मिलकर इसको प्रैक्टिस करेंगे। लेंसू से कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं टाइची आर्ट तुमसे सीख सकती हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हारे फ्लैश स्टेप के इल्यूशनरी स्टेप को सीख लिया है, क्या तुम देखना चाहोगे। मिंग उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कितने महीने लगे थे, तुमने इसको इतनी जल्दी सीख भी लिया। फिर से स्टोरी बताने वाला कहता है बाकी का कुछ दिनों में जब तक वो कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ मिंग ने बाकी के बचे हुए ड्रॉप्स को भी पी लिया और उन सारे ड्रॉप्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया और साथ साथ ही लेंसू की पावर को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी कि बार बार उसे किस करके। इसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ड्रैगन एलिफेंट आर्ट्स के पहले स्टेप को मुकम्मल करने पर मिंग के पास 1,30,000 कैटीज की पावर आ गई है। अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बिल्कुल एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के बराबर। और इस सभी को प्रैक्टिस करने के दौरान मिंग को जब भी अपनी बॉडी वीक महसूस होती है और जब भी उसे अपनी बॉडी को प्योर करना होता आपको पता है वो कहाँ पर जाता। और इसी तरह अपनी कल्टीवेशन को कम्प्लीट करते करते सोर्सेज को डिवाइड करने वाले कंपटीशन का दिन आ गया। नेक्स्ट सीन टाइजी सेक्टर का दिखाया जाता है। वो सारे के सारे बच्चे कंपटीशन के लिए टाइजी सेक्टर में जाते हैं जबकि सारे चीफ भी वहीं पर होते हैं। और टाइजी ने टियानजी सेक्टर कंपटीशन को अनाउंस करने वाली उन सभी से कहती है सभी लोग शांत हो जाएं, बहुत ही जल्दी टियानजी सेक्टर के रिसोर्सेज को तकसीम करने वाला कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मिंग भी अपने चीफ के साथ ही खड़ा होता है, मास्टर ब्याफू साथ ही मास्टर सनगांग भी उनके साथ ही खड़े होते हैं। मिंग वहाँ पर सारे लोगों की तरफ देखता और कहता है टियानजी सेक्टर के लोगों के अलावा बाकी के सारे 6 सेक्टर के डिसाइपल्स यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, यहाँ तक कि रेन फैमिली वाले भी अलग होकर हिस्सा ले रहे
हैं, वो भी अपने 10 लोगों को लेकर आए हैं। मिंग अपने चीफ की तरफ देख रहा होता है और कहता है, हमारे मार्शल अंकल बाकी दिनों की निस्बत आज कुछ ज्यादा अजीब लग रहे हैं। लगता है कि उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब वो एक मार्शल आर्ट्स के गुरु बन चुके हैं। मास्टर सन गांग भी उसके पास ही खड़े होते हैं और मास्टर शैंसू से कहते हैं, सेक्टर लीडर आपको नहीं लगता कि मिंग जी वॉरियर स्टेज के 9th लेवल पर है, उसको इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस कंपटीशन में जितने भी लोग हिस्सा ले रहे हैं वो सारे के सारे इसे अपर लेवल के हैं, वो इसे आसानी से हरा सकते हैं। मास्टर शैंसू से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरा जीनियस बहुत बड़ा जीनियस है, पर वो तुम्हारे बेटे को हरा सकता है जो कि अपने मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर लेवल पर था, फिर वो यहाँ पर वॉरियर्स को कैसे नहीं हरा सकता। यहाँ पर तो जितने भी लोग हिस्सा ले रहे हैं वो सारे के सारे वॉरियर्स हैं। मास्टर सन गंग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इसने मेरे बेटे सन बोहू को मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज करते हुए हराया था, लेकिन इस कंपटीशन में मार्शल आर्ट्स कॉइन्स को यूज करना मना है, तो फिर यहाँ पर क्या करेगा। चीफ अपनी टेलीपैथी को यूज करते हुए मिंग से कहते हैं, मिंग फैंटास्टिक डेविएशन सेक्टर वालों के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं, साथ ही पपेट सेक्टर वालों के बहुत सारे रिसोर्सेज के तबाह होने की वजह से वो दोनों ही सेक्टर वाले तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएंगे, इसलिए उनके साथ फाइट करते हुए तुम्हें ज्यादा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन रेन फैमिली और राइजिंग सन सेक्टर वालों के साथ तुम्हें खुद ही निमटना होगा, और साथ ही विर्चुअल सेक्टर और थंडर विंड सेक्टर वाले भी। हालांकि वो दोनों सेक्टर वाले हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी नजर हमारी कुर्सी के ऊपर है, वो हमारे रेड सन सेक्टर को निकलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें ऐसी कंपटीशन के दौरान उन सभी को दिखाना होगा हमारा रेड सन सेक्टर कोई आम सा सेक्टर नहीं है, हम लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। चीफ उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने बाकी के सारे कंपटीटर से भी कहते हैं, तुम सब लोगों को भी ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ पर मैचेस को हार जाते हो और हमारे हाथ में रिसोर्सेज नहीं लगते तो कोई बात नहीं, तुम सभी लोग इसको एक प्रैक्टिस मैच की तरह समझना। मेरे लिए तुम सब लोगों की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज से भी ज्यादा। हाउ शैन भी वहीं पर होता है, वो उन सब से कहता है, टेन काउंटी का मैजिस्ट्रेट होने के नाते मुझे यहाँ पर स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है कि यहाँ पर रिसोर्सेज को डिवाइड करने वाला कंपटीशन होने वाला है, इसलिए इस सारे कंपटीशन को मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया है और मेरी निगरानी में सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी, जो भी कानून तोड़ेगा उसे जैन काउंटी के मैजिस्ट्रेट खुद सजा देंगे, यानी कि उसे मैं सजा दूंगा। मैं तुम सब लोगों के ऊपर नजर रखने वाला हूँ। और साथ ही वो अनाउंसर लड़की से कहता है, चलो जल्दी से अपकमिंग मैचेस को अनाउंस करो, नेक्स्ट मैच किसका होने वाला है। वो लड़की कहती है, ठीक है मास्टर। वो सबसे पहले मैच के बारे में बताती है कि हमारा फर्स्ट मैच रेड सन सेक्टर के जाओ रिशियन और वर्चुअल वायलेंट सेक्टर के अनली के दरमियान में होने वाला है। वो सारे रिशियन जाओ का नाम सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये रिशियन जाओ कौन है, हमने इसके बारे में नहीं सुना, क्या ये स्ट्रॉन्ग है। शक्ल से देखकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगता। उनमें से कहता है, मैंने सुना है कि ये इंडियन डिसाइपल लिस्ट के 3रे नंबर पर है। अगर आप लोग इसको भूल चुके हैं तो मैं आपको बता दूं, रिशियन जाओ वही है जो कि मैजिकल रिवर एरिया के ऊपर होने से पहले मिंग के पास आया था और उनके सारा का सारा खाना खा गया था। रिशियन जंप करते हुए अरीना के अंदर चला जाता है और हानली से कहता है, लड़के तुम्हें यहीं से वापस चला जाना चाहिए क्योंकि तुम पहले मुझसे हार चुके हो। हानली उसे कहता है, तुम तो बहुत ही बड़े बदतमीज हो, तुम्हें क्या लगता है बिना फाइट के ही तुम मुझे हरा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। रिशियन जाओ उसे कहता है, चलो फिर देखते हैं कि हम में से कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। साथ ही रिशियन जाओ भी उसे पंच मारता है। वो दोनों अपने अपने पंचेस को टकराते हैं और रिशियन का सिर्फ एक ही पंच हानली उसके पंच को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो पीछे की तरफ गिर जाता है और यहीं पर वो हार जाता है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का रिशियन जाओ ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर ब्याओफू भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ही अच्छा है, इसने अपनी मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट किया है। पता है कि इसने रेड सन सेक्टर की स्पेशल आर्ट्स को भी कल्टीवेट कर लिया है और अब ये अपनी वॉरियर स्टेज के 6 लेवल पर पहुंच चुका है। मिंग भी यही सोच रहा होता है। मिंग कहता है, मुझे लगा ही था कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये लड़का स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये तो इस तरह किसी की टेबल के ऊपर से फ्री खाना जाकर नहीं खा सकता था। मिंग कहता है, लगता है कि इसके पास 40,000 कैटीज की पावर है। अगर मैंने यहाँ पर ड्रैगन एलिफेंट वाली आर्ट्स को मास्टर नहीं किया होता मैं तो रिशियन जाओ से भी नहीं जीत पाता। अनाउंसर लड़की उनसे कहती है, रिशियन जाओ ने पहले मैच को जीत लिया है, अब हमारे सेकंड राउंड की बारी है। फिर वो सेकंड मैच को अनाउंस करती है और उसके बाद बहुत सारे मैचेस होते हैं जो कि दिखाई नहीं जाते। मिंग अपने पास एक ऑर्डिनरी स्वर्ड निकालता है और कहता है, मेरे पास जो ड्रैगन आर्मर स्वर्ड है वो बहुत ज्यादा हाई ग्रेड की है, इसलिए उसे मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक नॉर्मल वेपन यूज कर सकता हूँ। फिर फाइनली 29 नंबर पर मैच होता है, उसमें मिंग दूसरी तरफ से शूटिंग सन सेक्टर के जाओ जियांग के दरमियान में कंपटीशन होता है। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होने से पहले ही मास्टर लू चीफ के पास आते हैं और कहते हैं, चीफ शैंजू जाओ जियांग मेरे सेक्टर का एक स्टूडेंट है और वो बहुत ही कमाल का है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इस लड़के मिंग के लिए कॉफिन तैयार करवा लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से तुम्हारे इस लड़के की डेड बॉडी ही जाएगी। चीफ शैंजू से कहते हैं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। मास्टर लू से कहते हैं, हालांकि मेरा ये डिसाइपल जिसका नाम जाओ जियांग है ये अपने वॉरियर स्टेज के 4th लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसे गाँव में पैदा हुआ था जहाँ पर सारे के सारे असैसिन रहते हैं और इसने बचपन से ही असैसिन बनने की ट्रेनिंग ली है। और इस लड़के ने मार्शल आर्ट्स के मास्टर को अकेले ही मार दिया था सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा ये लड़का मरने वाला है, तुम्हारा ये जीनियस मिंग। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने इस जीनियस मिंग को वापस बुला लो, उसे कहो कि सरेंडर कर दे ना वो मेरे इस लड़के के हाथों मारा जाएगा। चीफ शैंजू हंसते हुए
हुए उससे कहते हैं, लगता है कि तुम्हें मेरे इस जीनियस डिसाइपल के बारे में कुछ भी नहीं पता, चलो देखते हैं, मैच को शुरू तो होने दो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो मैच स्टार्ट हो जाता है। जाओ चियांग बड़े ही आराम से आसपास घूम रहा होता है। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये लड़का जो आपके सामने इस बड़ी टेढ़ी सी चाल चल रहा है, मुझे लगता है कि ये कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहा है, ये आपकी मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहा है कि वो किस तरफ से आप पर अटैक कर सकता है। मिंग बिमिंग से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे ये कौन सी भी ट्रिक को यूज कर ले, मैं इसे हर तरफ से पकड़ सकता हूँ। मिंग अपनी टाइची आर्ट को एक्टिवेट करता है। जाओ चियांग बड़ी स्पीड से कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है, वो घूमते घुमाते उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। उसे लगता है शायद वो इस तरह करेगा तो मिंग को उसकी मूवमेंट्स को दिखाई नहीं देंगी और वो उसके ऊपर अटैक करके उसे एक ही स्ट्राइक में मार डालेगा। और जाओ चियांग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो बड़ी स्पीड के साथ मिंग के पास से गुजर जाता है मिंग की गर्दन के ऊपर अपना ब्लेड चलाने के बाद, और साथ ही वो कहता है, मैंने अपने टारगेट को एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन जब वो अपने ब्लेड के ऊपर देखता है तो उसके ब्लेड के ऊपर कोई भी ब्लड नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मिंग उसके पीछे खड़ा होता है। मिंग ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी होती है और उसे कहता है, तुम तो मेरे शैडो को मारने के बाद काफी ज्यादा सेटिस्फाई लग रही हो, जैसे कि तुमने इस मैच को जीत लिया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 80 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन